Hello students, welcome back to the third part of the chapter Post World War Political Developments. So in the last two parts we had studied about some features of international system like interdependence, foreign policy, okay, and also studied about First World War, Second World War, their effects and Cold War, okay. So in this part we will study about effects of the Cold War, non-aligned movement, evaluation of the non-aligned movement, and last one is end of the Cold War. Okay. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर. जो हमने देखा कि कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था, कौन से कंट्री के बीच में, अमेरिका एंड रशिया. ठीक है, अमेरिका के पास ऑलरेडी सुपर पावर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने ये भी देखा कि अमेरिका और रशिया पहले जो है एलिट पावर्स थे, मतलब एक साथ थे. ठीक है, लेकिन बाद में हमने देखा कि दोनों में कंपटीशन हो गया, दोनों मतलब राइवलरी पे आ गए. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर का इफेक्ट्स यानी कंट्री पे इफेक्ट क्या पड़ा. ठीक है, सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. सी फर्स्ट मतलब लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर था. ठीक है, रशिया ने भी ट्राई किया सुपर पावर बनना और अमेरिका ने ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह मैन्युफैक्चर्ड करके रखे थे. ठीक है, मिलिट्री पावर भी उसका स्ट्रांग था. तो इसी तरह जो है रशिया ने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश करना. ठीक है, द रिस्पेक्टिव सुपर पावर्स टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज जॉइनिंग द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय देम. तो दोनों सुपर पावर ने मतलब रशिया ने भी और अमेरिका ने भी क्या क्रिएट किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. और बाद में दोनों ने ये चाहा, दोनों ने जो है कंट्रीज की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये चाहा कि जो भी कंट्री जो है उनको ज्वाइन करेगी, उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगी, उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ट्रीटी मीन्स होता है समझौता, डील करना. ठीक है, जैसे टू और मोर नेशंस के बीच में किसी बात को लेके समझौता हो तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रीटी. तो क्या साइन हुआ, नेटो full form is North Atlantic Treaty Organization was a military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of the Soviet Union, that is Russia. ठीक है, तो जो NATO था ये एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो किसके डोमिनेंस के अंडर था, किसके कंट्रोल में, अमेरिका के. और जो वॉर्सो पैक्ट था ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही था जो किसके अंडर था, किसके कमांड के अंडर, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया. तो जो ये नाटो है, ये नाटो जो है क्या था, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें कितने कंट्रियों ने मिलके जो है समझौता किया, 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज. ओके, और ये जो है नाटो कब साइन किया गया, 4 अप्रैल 1949. और इसको स्टैब्लिश करने वाला कौन था, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो वैसे ही वॉर्सो पैक्ट, वॉर्सो पैक्ट हमने देखा कि किसके डोमिनेंस के अंदर था, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया. जो सोवियत यूनियन वॉर्सो पैक्ट से उसको सोवियत यूनियन को होप था, उम्मीद थी कि हो सकता है ये मेरी हेल्प करे और वेस्ट जर्मन को जो है अलाउ कर दे नेगोशिएट किससे करने के लिए, नाटो से. ठीक है, और जो वॉर्सो पैक्ट था ये स्टैब्लिश किया गया 14 मई 1955 और डिसॉल्व हो गया 1 जुलाई 1991 को. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर में सेकेंड इफेक्ट्स क्या है, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. बाय मीन्स होता है टू, जो दुनिया थी, वर्ल्ड था, वो दो डिवीजन में जो है डिवाइड हो गया क्योंकि जो सुपर पावर थे अमेरिका और रशिया, तो उन्होंने ये चाहा कि और भी जो बाकी के जो वर्ल्ड के जो नेशन है वो उनके सुपर पावर को ज्वाइन करे. तो जिस किसी ने भी मतलब सुपर पावर को ज्वाइन किया, चाहे वो अमेरिका का था या फिर रशिया का था, तो वर्ल्ड जो है डिवाइड हो गया. ठीक है, तो उसे ही क्या कहा गया, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइंड आइदर ऑफ द two superpower blocks. Such a division of the nations of the world in two groups
इज बाइपोलराइजेशन। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज ने जो है, वर्ल्ड के मोस्ट कंट्रीज ने जो है दो सुपर पावर्स में से जो है किसी एक को तो ज्वाइन किया, ठीक है। किसी ने अमेरिका को ज्वाइन किया तो किसी ने रशिया को, सोवियत यूनियन को। तो ऐसे ही जो है वर्ल्ड के नेशंस का डिवीजन हो गया और वर्ल्ड के नेशंस जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो उसे ही क्या कहा गया, बाइपोलराइजेशन। द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इंक्रीज ड्यू टू दिस। अब कोल्ड वॉर का स्कोप जो है ये बाइपोलराइजेशन की वजह से और भी इंक्रीज हो गया। एंड द स्फीयर ऑफ टेंशन स्प्रेड। टेंशन तो ऑलरेडी था वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की वजह से, अमेरिका और रशिया के बीच में तो ज़्यादा ही था, लेकिन जब वर्ल्ड भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गई तो और भी ज़्यादा टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। थर्ड वन इज आर्म रेस, ठीक है। आर्म रेस क्या होता है कि जब मिलिट्री रिसोर्सेज, जैसे कि अमेरिका और रशिया के पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, तो जो उसकी साइज और क्वालिटी अगर बढ़ जाती है, क्या करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, मिलिट्री और पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी, ठीक है। और भी ज़्यादा उनका जो मिलिट्री और पॉलिटिकल सुपीरियर हो सके, तो उसको ही क्या कहा जाता है, आर्म्स रेस। द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म्स ऑन ए लार्ज स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर। बोलते हैं आउटस्मार्ट मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को जो है डिफीट करने की तैयारी में, हराने के चक्कर में, एक दूसरे को हराने के चक्कर में उन्होंने और भी ज़्यादा लार्ज स्केल में जो है आर्म्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया दोनों सुपर पावर्स ने। एंड देयर स्टार्टेड ए राइवलरी, और एक दूसरे में जो है कॉम्पिटिशन छिड़ गया, to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same। तो पहले ही से जो है अमेरिका तो रेडी ही थी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने में, लेकिन जब दोनों में कंपटीशन हुआ अमेरिका और रशिया में, तो दोनों ही लग गए जो है एक दूसरे को आउटस्मार्ट दिखाते हुए, दोनों ही लग गए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने में, ठीक है। बट सून both the superpowers realized that the arms race may endanger international peace। लेकिन धीरे धीरे मतलब बाद में बहुत देर के बाद में, बहुत सालों के बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ, दोनों सुपर पावर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि जो आर्म रेस हम लोग कर रहे हैं आपस में, ये इंटरनेशनल पीस को गायब कर सकता है, भंग कर सकता है। एंडेंजर मीन्स गायब होना, ठीक है। वर्ल्ड की जो शांति है वो आर्म रेस से जो है भंग हो सकती है, गायब हो सकती है, ऐसा दोनों को रियलाइज हुआ। एंड हेंस एफर्ट्स टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर का एक ही इफेक्ट्स हुआ जब दोनों सुपर पावर्स को ये रियलाइज हुआ कि आर्म्स रेस की वजह से इंटरनेशनल पीस जो है एंडेंजर हो रहा है, तो दोनों ने जो है किसके तरफ एफर्ट्स करना चालू किया, आर्म्स कंट्रोल, मतलब जो आर्म्स वेपन्स वो लोग यूज़ कर रहे थे उसको कंट्रोल में किया। डिसआर्ममेंट मीन्स वेपन्स को जो है कम यूज़ करना, उसको क्या कहा जाएगा, डिसआर्ममेंट। तो ये भी सारी चीज़ें जो है उस पीरियड में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमने नाटो और वार्सो पैक्ट देखा, तो वो क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रीजन लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ उसको कहा जाता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग नेशंस क्रिएटेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन at the regional level in order to ensure mutual cooperation in the context of the superpower rivalry। तो सुपर पावर्स के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था, तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने रीजनल लेवल पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, ताकि जो नेशंस है वो एक दूसरे को जो है म्यूचुअल कॉपरेशन करके, कॉपरेट करके काम कर सके, ठीक है, जिन्होंने भी सुपर पावर को ज्वाइन किया था। They felt that economic development was more important। मतलब उनको ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने ये फील किया कि ये सबसे जो है अगर बैटल ही होते रहे, वॉर ही होते रहे, तो इंटरनेशनल पीस तो एंडेंजर होगी, ठीक है। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इसके बदले जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो साथ में आए और उन्होंने क्या फॉर्म किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स ग्रुप।
while the साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थी? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एटसेट्रा established the Association of South East Asian Nations. सी यूरोपियन कंट्रीज साथ में आए, उन्होंने क्या फॉर्म किया? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थी, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है? सिर्फ अगर अलाइनमेंट देखा जाए तो अगर बहुत सारे नेशंस एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? नॉन अलाइनमेंट। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि अमेरिका और रशिया दोनों ही सुपर पावर थे, और दोनों ही क्या चाहते थे कि जो वर्ल्ड के जो नेशंस है वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारी कंट्रीज बच गई थी जिन्होंने दोनों ही सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं किया था। ओके, मतलब ना ही वो उनके अगेंस्ट थी और ना ही उन्होंने दोनों भी सुपर पावर में से किसी को ज्वाइन किया, तो उसी को क्या कहा गया? नॉन अलाइनमेंट। ठीक है। First point, in the period of the Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. तो superpower rivalry जो चल रही थी, तो Cold War period में जो है कुछ कंट्रियों ने जो है दोनों सुपर पावर में से किसी एक को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी भी बच गई थी जो दोनों में से किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन करना नहीं चाहती थी। ठीक है। उसमें से अपनी भी कंट्री थी इंडिया। ठीक है। सच नेशंस डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी। तो जिन्होंने सुपर पावर में से किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया, ऐसे नेशंस ने क्या डिसाइड किया कि ये कोल्ड वॉर राइवलरी से दूर ही रहना चाहिए। ओके, देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। देखिए, वो पॉलिसी जिन्होंने मतलब नेशंस ने, जिन भी नेशंस ने, जैसे कि इंडिया ने कोई भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया, ऐसी पॉलिसी को क्या कहा गया है? नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी शुरू हुआ कोल्ड वॉर के टाइम पे ही। ओके, तो ये 5 इफेक्ट्स है जो कोल्ड वॉर के बाद हुए। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट। The Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. See, जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थे जिन्होंने दोनों सुपर पावर में से किसी को ज्वाइन नहीं किया था, वो इंडिपेंडेंट रहे, ना तो अमेरिका और रशिया के खिलाफ गए और ना ही उनको ज्वाइन किया। तो उन्होंने जो है किसको सपोर्ट किया? कौन से आइडिया को? नॉन अलाइनमेंट को। ठीक है। This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno and Prime Minister of Ghana Dr. Kwame Nkrumah। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। और किसके लीडरशिप में? इसमें बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मार्शल टीटो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नसेर, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्मो, एंड घाना के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर क्वामे नक्रुमा। तो ये लीडर्स थे, इन्हीं के लीडरशिप में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट, द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज अपोज्ड कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड रेसिज्म। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो किसके खिलाफ था? अपोज मीन्स अगेंस्ट जाना। कॉलोनियलिज्म मीन्स क्या होता है कि जैसे यूरोपियन नेशंस ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशिया और अफ्रीका को अपने कब्जे में किया था, कंट्रोल किया था, वहाँ पे कॉलोनी सेटअप की थी, उनको गुलाम बना के रखा था, तो उसे क्या कहा जाएगा?
कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इंपेरियलिज्म मीन्स वही होता है कि अगर कोई एक ग्रुप जिसके पास पावर हो, ठीक है, सत्ता हो, तो वो दूसरे ग्रुप को अगर टॉर्चर कर रहा है, पे अन्याय कर रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, इंपेरियलिज्म। नेक्स्ट वन, रेसिज्म। रेसिज्म मीन्स क्या होता है कि किसी एक रिलीजन में से अगर दो ग्रुप डिवाइड हो जाए, रिलीजन एक ही रहेगा पर ग्रुप अलग अलग हो जाएगा क्योंकि उनका जो बिलीफ है, फेथ है, वो थोड़ा ओपिनियन है, आइडियोलॉजीज है, वो डिफरेंट हो जाता है। लाइक क्रिश्चियन रिलीजन हम देख सकते हैं कि उसमें दो ग्रुप डिवाइड हुआ है, एक कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट, ठीक है क्रिश्चियनिटी, रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, मगर उसमें दो ग्रुप डिवाइड हो गए क्योंकि उनका जो बिलीफ है, फेथ है, आइडियोलॉजीज है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, racism. Second point, it has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means. बाद में जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुआ तो उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया और उस रिजोल्यूशन को एनकरेज किया गया। वो रिजोल्यूशन किस लिए पास हुआ था, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो चल रहा था, मीन्स नेशंस के बीच में जो बैटल्स चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पीसफुल मीन्स यानी शांति से। एंड इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया जो है, इंडिया के लीडर कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया ने जो है इस मूवमेंट पे लीड किया, किसके लीडरशिप में, किसके गाइडेंस में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, इंडिया कंटिन्यूड टू एक्टिवली सपोर्ट द मूवमेंट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। इंडिया जो है इस मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट करती रही, मतलब ये मूवमेंट के बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस्ड। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू हुआ था 1961 में, वो ख़त्म भी होने आ गया, लेकिन इंडिया ने कंटिन्यू उसका एक्टिवली सपोर्ट किया। इवन बोला गया है कि कोल्ड वॉर ख़त्म भी हो गया, लेकिन इस मूवमेंट का जो है इम्पोर्टेंस था, जो महत्व था, वो कम नहीं हुआ, ठीक है। द नॉन अलाइंड मूवमेंट इज बेस्ड ऑन इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिज्म, ग्लोबल पीस एंड इक्वालिटी। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था है वो किस पे बेस्ड है, इटर्नल प्रिंसिपल। इटर्नल मीन्स होता है लॉन्ग फॉरएवर, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे, जो कभी ख़त्म ना हो। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है किस पे बेस्ड है, इटर्नल प्रिंसिपल, जैसे कि ह्यूमैनिज्म, ग्लोबल पीस एंड इक्वालिटी। इट हैज़ इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्री टू कम टुगेदर। यहाँ तक कि नॉन अलाइंड मूवमेंट ने जो है इंस्पायर्ड किया, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको एक साथ आने के लिए जो है इंस्पायर्ड किया, ओके, ताकि वो भी जो है अपने आप को डेवलप कर सके। एंड इट हैज़ एनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने किसको बढ़ावा दिया, किसको एनकरेज किया, कौन से रिजोल्यूशन को, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा था उसको कैसे मतलब सॉल्व करो, पीसफुल मीन्स से। While taking a firm stand on disarmament, fostering human rights, the non-aligned movement put forth the problems of poor, undeveloped countries firmly. और उसके बाद में फर्म स्टैंड यानी डिसआर्मामेंट के आगे, यानी वेपन्स वगैरह को कम यूज़ करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसके सामने खड़ी रही। फॉस्टरिंग मीन्स प्रमोट करना, किसको बढ़ावा दिया, ह्यूमन राइट्स को। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पुट फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर अनडेवलप्ड कंट्रीज फर्मली। और यहाँ तक कि इस मूवमेंट ने जो है, जो भी पुअर्स थे, गरीब थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थे, जो डेवलप नहीं थे, उनके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट मेड अ डिमांड ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इस मूवमेंट ने एक नया जो है डिमांड किया, किसका, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, ओके। ये जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NIEO। ये डिमांड जो है किसके लिए किया, इस मूवमेंट ने, ताकि जो पुअर के जो प्रॉब्लम हो या फिर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज का जो इकोनॉमिक लेवल एकदम कम हो गया हो, तो अनडेवलप्ड कंट्रीज जो है अपने आप को डेवलप कर सके और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ा सके। तो ये पुअर के लिए स्टैब्लिश किया गया, ओके। Next, summarizingly briefly, the significance of the non-aligned movement has not reduced even if the Cold War is over. हमने अभी देखा
कि अगर शॉर्ट में बताया जाए तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका जो महत्व है, कोल्ड वॉर भले ही ख़त्म हो गया था लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हुआ. एंड इट इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर. It brought several new streams of economic and social changes into international politics. ने ये भी देखा कि ये मूवमेंट ने लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को इंस्पायर किया, उनको साथ आने के लिए कहा और इन्होंने सेवरल न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाए. किसमें? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. Means undeveloped countries को तो इग्नोर ही किया जाता है, टोटली इनको इग्नोर किया जाता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं. तो इनका मेन मोटिव, इस मूवमेंट का मेन मोटिव यही था कि जो ये कंट्रीज़ थी, अनडेवलप्ड कंट्रीज़, इनको कॉन्फिडेंस में लाया जाए, इनको भी कॉन्फिडेंस मिले और ये अपने आप को जो है क्या प्रूफ कर सके, इनको भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सके. ओके, नेक्स्ट, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. The Cold War that had dominated international politics since 1945 came to an end. तो कोल्ड वॉर जो चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही था एक तरीके का, वो कब से चल रहा था? 1945 से. वो अब ख़त्म हो चुका था. It was an important event that happened towards the end of the last century. तो ये लास्ट सेंचुरी में जो इवेंट हुआ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था. ओके, देयर वर मेनी रीजंस फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. तो अब हम ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर जो है क्यों ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, उसके बहुत सारे रीज़न थे. ठीक है, फर्स्ट रीजन इज द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि मार्केट जो है वो टोटली ओपन हो गया, मतलब नेशन टू नेशन ट्रेड चलने लगा. तो सोवियत यूनियन ने क्या अडॉप्ट किया, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली? ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड द स्टेट लूजेंट अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. तो ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुआ. The then president of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, implemented the policy of perestroika, that is restructuring, and glasnost, means openness. तो जो सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे, मिखेल गोरबचेव नाम था उनका, तो उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, कौन सी पॉलिसी? यही जो हमने अभी देखा कि नेशंस को जो है रीस्ट्रक्चर किया और जो ओपननेस यानी उन्होंने इकोनॉमी को क्या कर दिया, टोटली ओपन कर दिया. ठीक है, एंड ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस्ड. और जैसे ही उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो मीडिया का जो कंट्रोल था वो कम हो गया. Important changes took place in political and economic spheres, that is these spheres were restructured. और बहुत सारे जो है चेंजेस हुए उसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पीयर्स में, और ये स्पीयर्स को क्या किया गया, दोबारा बनाया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया. एंड दिस गेव इम्पेटस टू डेमोक्रेसी. और ये इसके वजह से जो गोरबचेव ने ये जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जिसके वजह से जो है और भी स्ट्रॉन्ग क्या बना, किसको बढ़ावा मिला, डेमोक्रेसी को. ओके, एंड एज द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पाथ, द रिजाइम्स देयर चेंज. रिजाइम्स मीन्स गवर्नमेंट. और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर थी, सोवियत यूनियन. अब सोवियत यूनियन ने क्या अडॉप्ट किया था, सोशलिज्म. रशिया ने सोशलिज्म अडॉप्ट किया था, अमेरिका ने कैपिटलिज्म. तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थी उन्होंने कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक पाथ को अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही टोटली चेंज हो गई. तो ये भी एक रीज़न था. द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, और सोवियत यूनियन लास्ट में क्या हो गया, उसका बंटवारा हो गया, वो बट गया. डिसइंटीग्रेटेड मीन्स डिवाइड होना. एंड सेवरल न्यू नेशंस वर क्रिएटेड आउट ऑफ इट. और सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, मीन्स वो डिवाइड हुआ, तो उसमें से ही बहुत सारे न्यू नेशंस जो है क्रिएट हुए. और उसमें से ऐसा कहा गया है कि रशिया जो है, सोवियत यूनियन का रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री थी, बिगेस्ट कंट्री. ओके, रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन सोवियत यूनियन. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट वन. डू यू नो द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन took place in 1917 in Russia.
and the Soviet Union came into being. See, communist revolution, कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी. कम्युनिस्ट पार्टी किसके लिए थी? लेबर और वर्कर्स पुअर के लिए, जो उनके प्रॉब्लम होते थे उसको सॉल्व करने के लिए. तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कब ये हुआ? 1917 में. ठीक है, कहाँ? रशिया और सोवियत, और उसके बाद में बोला गया है सोवियत यूनियन सामने आया. एंड इन अ शॉर्ट वाइल द सोवियत यूनियन केम अप एज अ सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. और जैसे ही कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो शॉर्ट टाइम में ही बोला गया है कि सोवियत यूनियन सुपर पावर बन गया. बट देर वर एक्सट्रीम डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन. लेकिन अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर था, फिर भी जब सोवियत यूनियन सुपर पावर बना तो दोनों में काफ़ी जो है डिफरेंसेस थे. जैसे हम फर्स्ट वन देखेंगे, द यूएसए वॉज अ डेमोक्रेटिक स्टेट. यूएसए जो है क्या, कौन सा स्टेट था? डेमोक्रेटिक. एडवोकेटिंग कैपिटलिज्म, किसको सजेस्ट करता था? कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को उसने अडॉप्ट किया. एंड वाइल द सोवियत यूनियन एडवोकेटेड सोशलिज्म एंड वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम. ठीक है, वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम का मतलब कि पूरा पावर एक ही ग्रुप के पास होना, एक ही पार्टी के अंडर होना, उसे क्या कहा जाएगा? अथॉरिटेरियन सिस्टम. बोथ द सुपर पावर्स वांटेड टू एक्सपांड देयर ओन डोमिनेंस इन द वर्ल्ड. दोनों ही सुपर पावर थे, दोनों क्या चाहते थे कि उनका रूल जो है, उनका खुद का डोमिनेंस वर्ल्ड पे एक्सपांड हो. ठीक है, अमेरिका अपने तरफ चाहता था और रशिया अपने तरफ. अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म व्हाइल द सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म. अमेरिका क्या चाहता था? वर्ल्ड में फैलाना कैपिटलिज्म. और सोवियत यूनियन क्या चाहता था? क्या स्प्रेड करना? सोशलिज्म. क्योंकि अमेरिका ने कैपिटलिज्म एडॉप्ट किया था और सोवियत यूनियन ने सोशलिज्म. बोथ कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू पुल smaller countries into their respective blocks in order to increase their hegemony. Hegemony means dominance. तो दोनों जो कंट्रीज थे ये यही चाहते थे, उन्होंने यही एफर्ट किया कि जितने भी स्मॉल कंट्रीज है उनके सुपर पावर को ज्वाइन करें, ताकि जो उनका डोमिनेंस है वर्ल्ड पे वो इंक्रीज हो सके. एंड एज अ रिजल्ट यूरोप वॉज आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड. और जिसकी वजह से जो है यूरोप आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो गया. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय अमेरिका while ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय सोवियत यूनियन. सी, यूरोपियन कंट्रीज कैसे डिवाइड हो गई? जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने किसको ज्वाइन किया? अमेरिका को. और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने किसको ज्वाइन किया? सोवियत यूनियन. एंड दीज सुपर पावर्स espouse the policy of extending military and economic help to the countries in their respective block. और दोनों सुपर पावर ने ये एश्योरेंस दिलाया, ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि जो भी कंट्री उनके सुपर पावर को ज्वाइन करेंगी तो हम उनको मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प देंगे. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.